अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंड। आई एम सनाउल्लाह महर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का लेक्चर 8 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। तो बेटा अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है हमारा इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले, इसकी डेफिनेशन को लिखने से पहले हम कुछ एग्जांपल देखेंगे बेटा, और उससे हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस पर इस तरफ एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 न्यूटन। उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट पर उसके अपोजिट एक और फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 न्यूटन। ठीक है, मतलब कि दोनों ही फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। ठीक है, क्या ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा? मेरे ख्याल से आपने सही सोचा होगा, ये ऑब्जेक्ट ना तो इस तरफ जाएगा ना तो इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल हैं। ठीक है, अगर हम मजीद इसकी बात करें बेटा, देखा जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर नीचे की तरफ उसका अपना वेट लगेगा। ठीक है, और वेट क्या होता है? वेट भी एक किस्म का फोर्स ही होता है। मिसाल के तौर पर वो जो वेट वाला फोर्स है वो उस पर अप्लाई हो रहा है 50 न्यूटन। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है कि जब भी नीचे की तरफ हमारा वेट लगता है तो उसका रिएक्शन फोर्स भी उसी मैग्नीट्यूड के साथ, इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ जो है ना वो अप्लाई होता है, वो उसके ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, और हम ये भी कहेंगे कि जो रिएक्शन फोर्स है वो भी कितना होगा? वो भी 50 न्यूटन होगा। तो बेटा अभी हम अगर इन फोर्सेस की बात करें तो क्या ये चार फोर्स जब इस बॉक्स पर लग रहे हैं, क्या ये बॉक्स मूव करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए बेटा तो ये जो दाएं तरफ फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन है और जो बाएं तरफ फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों ही फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये दोनों ही फोर्सेस क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। उसके बाद अगर हम इस वेट वाले फोर्स और उसके रिएक्शन की बात करें तो दोनों ही फोर्सेस क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इससे हमें यह पता चला कि फोर्स लगने के बावजूद ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बॉडी एट रेस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो क्या है? वो रेस्ट में है। और अगर हम इन फोर्सेस की बात करें बेटा तो अभी हमने देखा कि जब इन पर ये चार फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, चार फोर्सेस इस पर लग रहे हैं, उसके बावजूद भी इस ऑब्जेक्ट पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी एक पॉइंट लिख सकते हैं और कि हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है बेटा, और उसके बाद जैसा कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर कि फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? उसके बाद उसकी एक्सेलरेशन भी ऑब्जेक्ट की जीरो हो जाएगी। तो हमें यहाँ से ये पता चला बेटा, जब हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लगा रहे हैं तो फोर्स लगने के बावजूद ये ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। उसके बाद इस पर टोटल सम जो फोर्सेस का है वो क्या है? वो जीरो है। अगर फोर्स जीरो होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होगी वो भी जीरो होगी। ठीक है, अब उसके बाद एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं बेटा। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ट्यूब है ये, और उसमें हमने एक विस्कस ऑब्जेक्ट फिल किया हुआ है, मतलब कि गाढ़ा ऑब्जेक्ट जिसका गाढ़ापन ज्यादा हो। मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे पास डीजल होती है, उसके जैसे कि हमारे पास मोबिल होती है, जैसा कि हमारे पास हनी होती है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हमने इस ट्यूब में जो लिक्विड फिल किया हुआ है वो हनी है। ठीक है, तो शहद है। अगर उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा कि हमारे पास एक ये स्टील बाल पड़ा हुआ है और इस स्टील बाल को हम इस ट्यूब में फ्री फॉल छोड़ रहे हैं। ठीक है, यहां से हम इसको गिरा रहे हैं नीचे की तरफ। अगर यहां से हम इस बाल को नीचे की तरफ गिराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि बाल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, मतलब जिस
जहां से जो है ना वो लोकेट, जहां से वो शहद शुरू हो रही है, ये जो पॉइंट होगी, ये जो डिस्टेंस होगा, वो फ्री फॉल मूव करेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जब नीचे आ जाएगा तो इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होगी। तो ये बढ़ती हुई वेलोसिटी के साथ नीचे चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ आ जाएगा बेटा, कि इसमें डिप हो जाएगा, तो इस पर सबसे पहले ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट पर जो है ना वो नीचे की तरफ वेट अप्लाई होगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ वेट। और उसके बाद क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पर इस शहद का फ्लूइड फ्रिक्शन भी लगेगा। अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है नीचे की तरफ, उस पर किसी भी फ्लो का जो फ्रिक्शन होता है वो लग रहा होता है। फ्लो का मतलब ये हुआ कि या तो उस पर किसी एयर का फ्रिक्शन लग रहा है या उस पर किसी लिक्विड चीज का फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि शहद भी क्या है, शहद में हमारे पास एक लिक्विड ही है, ठीक है। तो लेकिन ये लिक्विड क्या है, हमारा विस्कॉस है, ठीक है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इस पर एक तो वेट का फोर्स लगेगा और दूसरा फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। वो इस तरीके से लगता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा तो शहद का जो फ्रिक्शन होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, देखा जाए तो ये दोनों ही फोर्सेस क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। जितना वेट होगा उतना ही उस पर ये फ्लड फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब यहां से देखा जाए बेटा तो ये दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, क्या ये बाल जो है वो इस बॉक्स की तरह रेस्ट में आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी उस पर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव करेगा। आपने देखा होगा जब भी आप लोग किसी लिक्विड में कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, या मिसाल के तौर पर किसी पानी में आप पत्थर फेंकते हैं, तो वो पत्थर बीच में नहीं रुकता बेटा, ठीक है। वो क्या होता है, वो नीचे की तरफ जाकर वो उसके जो है ना बॉटम में बैठ जाता है, ठीक है, बीच में रुकता नहीं, बीच में रेस्ट में नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी जो स्टील का बाल है हमारा, वो भी इस शहद के बीच में नहीं रुकेगा। वो क्या होगा फिर उसके बाद क्या होगा, जब इस पर शहद का वेट, शहद का फ्रिक्शन और उसके बाद इसका वेट और बाल का वेट, ये दोनों ही जब आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है तो उसका मतलब ये हुआ, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम इस तरीके से ये लिख सकते हैं कि ये बाल जो है वो क्या करेगा, ये बाल फॉल करेगा नीचे की तरफ विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्यों मूव कर रहा है, जबकि उस पर वेट और फ्लड फ्रिक्शन इन दोनों का जो फोर्स है बेटा वो जीरो हो जाएगा। ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस पर भी जो नेट फोर्स लगेगा बेटा वो जीरो हो जाएगा। अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो ये कांस्टेंट है कि हमारी एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। अब हमें ये पता चला कि जब ये बाल, स्टील बाल जो है वो इस हनी में, इस शहद में नहीं गिरा था, तब उस पर एक्सेलरेशन थी। अब जब ये शहद में आकर डिप हुआ, गिर गया, तब उसकी एक्सेलरेशन खत्म हो गई, जीरो हो गई। फिर वो मूव करेगा नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अभी उसके बाद हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं बेटा, जो कि हमारा लास्ट एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक डंबल है, मैंने इसको बीच में से फिक्स कर दिया। आप सोचें ये कुछ सुना हुआ नहीं लग रहा? हाँ, अगर मैंने इसको बीच में फिक्स कर दिया तो यही एग्जांपल हमने टॉर्क में भी पढ़ा हुआ था। तो फिर इसमें क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर आपको टॉर्क के बारे में नहीं पता बेटा, तो आप जो है ना वो मेरा पिछला लेक्चर पहले वो देख लें, तभी आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इसकी बात करें बेटा, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पर, इस साइड पर फोर्स लगा लूं, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी ये साइड, ये ऊपर की तरफ इस तरीके से ये रोटेट कर जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर हम आगे इसको देखें बेटा, तो इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जहां तक मैं फोर्स लगा रहा हूं बेटा, ये होगी उसकी मूवमेंट आर्म, और उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी ये होगी हमारे पास मूवमेंट आर्म। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं बेटा, जो कि लेफ्ट साइड है, तो क्या होगा कि इस पर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो यहां से जो इसकी रोटेशन होगी वो होगी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है बेटा।
अगर फॉर एग्जांपल कि मैं इस पर दोनों ही साइडों पर इक्वल फोर्स लगा रहा हूं बेटा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखिए बेटा, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और यहाँ से अगर हम फोर्स लगाएं तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है ना वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर हम इन दोनों ही टॉर्क की बात करें बेटा, तो एट ए टाइम दो टॉर्क इस पर अप्लाई हो रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज। अगर दोनों के सम की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, ये टोटल टॉर्क हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस पर जो टोटल टॉर्क होगा बेटा, नेट टॉर्क होगा, वो 0 होगा, ठीक है। एक बात समझ लें बेटा कि फोर्स का जो काम होता है वो होता है लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, ठीक है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि फोर्स का काम होता है लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, सीधी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। अगर फोर्स 0 तो लीनियर एक्सेलरेशन 0, ठीक है। और उसके बाद टार्क जो होता है, टार्क का काम होता है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, ठीक है। और अगर टार्क 0 तो उसका मतलब हुआ कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0, जिसको हमने अल्फा से शो किया हुआ है, ठीक है। तो लीनियर फोर्स का काम होता है लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, और उसके बाद टॉर्क का काम होता है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, ठीक है बेटा, ये आप समझ लें। तो अब उसके बाद हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगर यहां से देखा जाए बेटा, यहां पर बॉडी रेस्ट में है लेकिन फोर्स 0 है, ठीक है। और उसके बाद अगर यहां देखा जाए बेटा, बॉडी हमारी मूव कर रही है, किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन यहां भी हमारे पास फोर्स 0 है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो इसमें क्या है, तो इसमें भी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। अगर हम ऐसा कहें बेटा कि इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, तो भली ये जो है ना वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करे तो कर सकती है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन उसमें नहीं है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है तो उसमें क्या होगा, टॉर्क भी नहीं होगा। तो अगर हम इन तीनों एग्जांपल को देखें बेटा, इन तीनों ही एग्जांपल्स में हमारे पास एक चीज कॉमन है, वो क्या, कि इन तीनों ही एग्जांपल में हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। यहाँ रेस्ट वाले एग्जांपल में भी देखें कि एक्सेलरेशन 0 है, इस स्टील बॉल वाले एग्जांपल में देखें भी रेस्ट एक्सेलरेशन 0 है, और अगर हम यहाँ इस डंबल वाले एग्जांपल में देखें भी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्सेलरेशन 0 है। तो बेटा हम इसकी जो डेफिनेशन है, इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिस पर किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होती, एक्सेलरेशन 0 होती है, ठीक है। तो बेटा आप लोग क्या बोलेंगे कि जब किसी भी बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वो किस कंडीशन में आ गई, वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गई, ठीक है। तो बेटा ये किस तरीके से हो सकता है, ये हो सकता है दो कंडीशन में, या तो नेट फोर्स 0 हो जाए बॉडी का, या फिर नेट टॉर्क 0 हो जाए। अगर नेट फोर्स 0 होता है तो हमारे पास एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी तो बॉडी होगी इक्विलिब्रियम में। उसके बाद अगर हमारे पास नेट टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगी। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगी तो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में, चाहे वो बॉडी रेस्ट में हो, चाहे वो बॉडी मूव कर रही हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो बेटा अगर हम इसकी डेफिनेशन को लिख लें तो डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, वो लिखेंगे हम, इफ द नेट फोर्स और द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 देन इट विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी बॉडी में नेट फोर्स 0 हो या नेट टॉर्क 0 हो तो हम कहेंगे तो वो बॉडी है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है बेटा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो या तो बॉडी हमारी रेस्ट में होगी या तो बॉडी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, ठीक है। तो हम इसकी और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इन दो टर्म्स को मद्देनजर रखते हुए। तो हम किस तरीके से लिखेंगे बेटा, तो आप उसको आर लिखकर इस तरीके से लिख सकते हैं कि और इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो या अगर कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी किसमें है, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है बेटा। और उसके बाद यहां से अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ इस बॉडी में
ये जो रेस्ट में पड़ी हुई है उस पर एक्सेलरेशन 0 है, और ये बॉडी जब इस जो है ना शहद में मूव कर रही थी, मतलब ये स्टील बॉल जब इस शहद में मूव कर रहा था तभी भी उसकी एक्सेलरेशन 0 थी, और उसके बाद जब ये डंबल रोटेट कर रहा था बेटा उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, तो टॉर्क प्रोड्यूस की वजह से उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 थी। तो हम यहाँ से भी हमें एक चीज और मिलती है कि यहाँ इक्विलिब्रियम में वो बॉडी हो सकती है जिसकी एक्सेलरेशन 0 हो सकती है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इन इक्विलिब्रियम बॉडीज डू नॉट पॉजेस एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आप लोगों को बेटा ये इक्विलिब्रियम का टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।